नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंतोरा ने बताया है कि उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए स्टार प्रचारकों के लिए जनसभाओं की तैयारी की जा चुकी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत सांसद भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पौड़ी और हरिद्वार के सांसद भी संसद सत्र खत्म होने के बाद अपने क्षेत्र में उपचुनाव के लिए सक्रिय रहेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि दोनों सीटों के प्रत्याशी अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। अभी कुछ समय पहले बद्रीनाथ में प्रदेश अध्यक्ष भी गए, हमारे हमारे सांसद जी भी गए। और अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो चुनाव में तेजी भी आ रही है। हरिद्वार में हो चाहे पौड़ी में हो, दोनों ही सांसद जो हैं हमारे संसद में थे। और संसद सत्र कल अनिश्चितकालीन के लिए समाप्त हो गया, तो कल से वो अपने अपने क्षेत्रों में जो है वो विधानसभा के उपचुनाव में अपनी सक्रियता निभाएंगे। निश्चित रूप से हमारे सारे के सारे जो स्टार प्रचारक हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। और जहां जहां पर हमने जो प्रदेश के नेता हैं, जो हमारे प्रदेश के नेताओं को एक एक शक्ति केंद्र में लगाया गया, एक एक बूथ की मॉनिटरिंग इसमें हमारी पार्टी कर रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं दोनों ही सीटों में बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने वाली। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने को भी कहा गया है। मौसम विभाग ने 3 से 4 दिनों तक कुमाऊं के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया, तो वहीं गढ़वाल में भी अधिकांश हिस्सों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट किया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। राजधानी देहरादून की ही अगर हम बात करें तो यहां पर पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश जारी है और ऐसे में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और तमाम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। जो ऊंचे वाले इलाके हैं वहां पर तेज बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जता दी है और ऐसे में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर लैंडस्लाइड होती हुई नजर आ रही हैं या फिर मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। और ऐसे में जो नदी नाले हैं वो भी कहीं उफान पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अधिकारियों से भी अपील की है कि अपने अपने क्षेत्र में सतर्कता बनाए रखें। साथ ही जो पर्यटक चारधाम यात्रा का रुख कर रहे हैं वो भी सतर्क रहें, उनसे भी अपील की गई है। और जो बड़ी संख्या में पहाड़ों में घूमने लोग आ रहे हैं उनसे भी ये कहा गया है कि वो नदी नालों से दूर रहें और साथ ही ऐसे जोन से दूर रहें जहां पर भूस्खलन ज़्यादा होता है। और इसी को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर कैबिनेट मंत्री हो, वो अधिकारियों को निर्देशित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये साफ किया है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन 24 घंटे ऑन रखेंगे और साथ ही जहां पर भी इस तरह की सूचनाएं आएंगी कि कहीं पर भूस्खलन हुआ है या फिर कहीं पर नदी नाले जो हैं वो उफान पर हैं, तो आप तुरंत मौके पर पहुंचकर वहां की स्थिति का अवलोकन करेंगे और वहां पर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं और साथ ही सभी लोगों से अपील भी की गई है कि जितने भी लोग पहाड़ों में घूमने के लिए आ रहे हैं वो एक बार मौसम का अपडेट जरूर ले लें। और मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हॉर्नबिल टीवी के लिए कैमरा पर्सन अन्वेश के साथ विशाल गर्ग, देहरादून। हल्द्वानी शहर में लगातार हो रही बरसात के चलते सड़कों पर जलभराव हो गया है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन लोगों को चेतावनी दे रहा है। साथ ही सभी थाने और चौकी प्रभारियों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीआरएफ को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आज सुबह से ही एसडीएम खुद कमान संभाले हुए हैं। देखिए, चूँकि उत्तराखंड में मानसून का आगमन हो चुका है और पहाड़ी प्रदेश होने का या मानसून के दौरान कुछ आपदा की घटनाएं होने की संभावना रहती है। इसके संदर्भ में पुलिस प्रशासन के द्वारा पहले से अपनी तैयारियां कर ली गई है। जो ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पे जो प्रशासन की टीमें, पुलिस की टीमें जो है उनके द्वारा अपनी जो प्रारंभिक तैयारियाँ वो पूरी कर ली गई है। अगर किसी जगह मार्ग बंद होता है तो उसको किस प्रकार से खोलना है और अगर किसी जगह अतिवृष्टि या किसी और तरीके की दिक्कत आती है तो उसमें जनता के सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान करने हैं उसके संदर्भ में हमारी तैयारियां पूरी होती है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर
पार्टियों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर ली है और राजनीतिक दल पूरी तरह से अब चुनाव में जुट चुके हैं। 2022 में बीजेपी मंगलौर और बद्रीनाथ में दोनों ही सीटों पर इलेक्शन हार गई थी। मंगलौर सीट पर तो आज तक बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई है। वहीं ऐसे में बीजेपी की रणनीति के साथ ही राज्य के मुख्य मुद्दों को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उपचुनाव का दौर जैसे कि चल रहा है प्रदेश में, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि 2 विधानसभाओं पर इलेक्शन होना है, तो क्या लग रहा है, कितने आश्वस्त हैं कि इस बार दोनों सीटें आप लेकर के आ रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से 22 के स्टेट इलेक्शन में, 24 के एमपी इलेक्शन में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताते हुए हमको 2/3 मेजोरिटी से 22 में जिताया, फिर पाँचों की पाँचों सीट एमपी की जिताई 24 में। उसी तरीके से बाई इलेक्शन में जो ये 2 सीटें हैं, मंगलौर और हमारे बद्रीनाथ सीट, इस पे भी भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी स्पष्ट बहुमत के साथ जीतेंगे। देखिए, उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार जनता है। उनको भी पता है कि केंद्र में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और कहीं ना कहीं अगर हमको क्षेत्र का विकास तेज़ी में कराना है तो हमको मुख्य धारा से जुड़ के रहना चाहिए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के 2 साल के काम को देखते हुए, सरकार के 2 साल के काम को देखते हुए दोनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएगी। आपने तीसरी बार हैट्रिक लगाई, 5 सांसदों को जिता करके भेजा। क्या देखते हैं आप, उत्तराखंड की जनता इस तरह से बढ़ चढ़ करके आप लोगों का साथ भी देती है और जिस तरह से धामी सरकार भी काम कर रही है, कितनी उपलब्धियां आप देख रहे हैं आपकी सरकार की? देखिए, ये एक विश्वास दिखाता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ जनता का। उनसे लोगों की कितना प्रेम है, कितना उन पे विश्वास है, कितना उन पे लोगों का अटूट विश्वास है कि उन्होंने 14 में 5 सीट जिता के दी बीजेपी को, 19 में 5 सीट जिता के दी, अब 24 में 5 सीट जिता के दी। जो हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता है वो बहुत समझदार, पढ़ी लिखी जनता है, राष्ट्र भावना से जुड़ी हुई जनता है। देवभूमि और वीर भूमि इसको इसीलिए नहीं कहते हैं क्योंकि यहाँ के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार में जिस तरीके से बॉर्डरों को सुरक्षित किया गया, जिस तरीके से आर्मी में लोगों को आधुनिकीकरण किया गया, हमारे जवानों के लिए नए नए उपकरण, नए नए चीज़ें खड़ी करी गई, जिस तरीके से इस प्रदेश को देवभूमि के हिसाब से हमारे केदारनाथ धाम जी का हमारा पूरा जीर्णोद्धार किया गया, बद्रीनाथ धाम का जीर्णोद्धार किया गया, मानस खंड मंदिरों का, आदि कैलाश यात्रा का। तो इस प्रदेश की मूल भावना जो वीर भूमि और देवभूमि है, उसका अगर ध्यान किसी ने रखा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। और उनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए जिस तरीके से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने लगातार 2 साल की सरकार में जनता से जुड़े हुए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो कड़ा नकल विरोधी कानून हो, चाहे वो पहला प्रदेश बना हो जिसने यूसीसी लागू किया हो, चाहे वो दंगा कानून लागू करना हो, ऐसे सख्त कानून और बच्चों का भविष्य बचाने के लिए हमने पारित किया। तो प्रदेश की जनता ने देखा है, सराहा है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे वो चलते हैं। अच्छा, जिस तरह से हम देखते हैं, क्योंकि नकल विरोधी कानून जैसे हमने बनाया, लेकिन अब देश में भी ये मांग चल रही है कि सख्त नकल विरोधी कानून होना चाहिए। जिस तरह से नीट परीक्षा में धांधलेबाजी हुई, क्या लगता है किस रूप में आप देखते हैं, क्या उत्तराखंड से ही देश में भी कोई ऐसा कानून लाना चाहिए? देखिए, बात तो मैंने सदन में भी कही थी जब यूसीसी पे डिस्कशन चल रहा था, तो विपक्ष का एक बहुत बड़ा आरोप था कि उत्तराखंड पहला स्टेट क्यों, और मैंने इस पे सदन में कहा था कि ये पुष्कर सिंह धामी जी की नेतृत्व की सरकार है, ये फॉलो नहीं करती, ये अपने नियम खुद बनाती है, और दूसरे प्रदेशों से हम उम्मीद करेंगे कि उत्तराखंड के अच्छे बनाए हुए नियम फॉलो करे। अब चाहे वो यूसीसी हो, देखिए आज पूरे देश की चर्चा है यूसीसी कि यूसीसी लागू होगा, हर स्टेट लागू करेगी। नकल विरोधी कानून की आपने बात करी, उत्तराखंड पहला स्टेट बना जिसने कड़ा नकल विरोधी कानून बनाया बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए, और उसके बाद से जितनी भी परीक्षा हुई किसी में भी कोई नकल की बात सामने नहीं आई। तो ये अच्छी पहल है उत्तराखंड के लिए कि हम जो कानून बनाते हैं, जो सोच हम धरातल पर उतारते हैं, उसको पूरा देश सराहा भी रहा है और उसको अपनाने की बात भी कर रहा है। लेकिन सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनाव की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो चुनाव में, उपचुनाव में एक ये भी रहता है कि जनता ज़्यादातर सरकार के साथ जाना चाहती है। लेकिन पिछली बार भी हमने देखा, जैसे 2022 के इलेक्शन थे, तो दोनों ही सीटें भाजपा हार गई थी। तो इस बार कुछ अलग रणनीति आप लोग बना रहे हैं? नहीं, देखिए, हम हमेशा जब भी चुनाव में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति स्पष्ट होती है। हम कभी जनता को बहका के उनको जाति धर्म के नाम पे बंटवा के वोट नहीं मांगते। हम जो काम धरातल पे किए हैं, विकास के कार्य किए हैं, हम सिर्फ उसी पे वोट मांगने जाते हैं। देश को कैसे आगे बढ़ाना है, उत्तराखंड को मुख्य धारा से कैसे जोड़ना है, देश को अगर विश्व गुरु बनना है तो उत्तराखंड का कैसे योगदान उसमें होना चाहिए, हम ये सब मुद्दों पर जनता के बीच में जाते हैं। कभी जनता हमको सराहती है, कभी जनता हमारा साथ देती है,
है। लेकिन अगर आप पिछले 6 इलेक्शन उत्तराखंड के देखेंगे, चाहे वो 14 का हो, 19 का हो, 22 का हो, 17 का हो और 24 का हो, और चाहे वो हमारे दुख संघ के चुनाव हो, जनता ने लगभग हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। कुछ चुनाव हम हारते हैं, कुछ हम ज़रूर कहीं पे हमारी कमियां रह जाती होंगी, हम उसको सुधारने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से 24 के चुनाव का रिजल्ट अभी सामने आया है, जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले इन 10 तारीख को जब वोटिंग होगी, आप देखिएगा जनता का पूर्ण विश्वास और पूर्ण सहयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा। इसमें चारधाम यात्रा भी लगातार जारी है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं और जल्दी कांवड़ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। तो अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरह की राज्य सरकार के द्वारा व्यवस्था की जा रही है उन लोगों की? देखिए, लगातार चारधाम पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी समीक्षाएं बैठक ली हैं। प्रभारी मंत्री के रूप में रुद्रप्रयाग में मैंने भी 2-3 समीक्षाएं बैठकें करी हैं। कोई ऐसी खबर इस बार नहीं आई केदारनाथ यात्रा में, चारधाम यात्रा से, जिससे बहुत विचलित हो मन। हाँ, तो जो एक्सीडेंट्स हुए, जो उनके लिए दुख प्रकट भी करते हैं, संवेदना भी प्रकट करते हैं। लेकिन इस बार जो सरकार की तैयारियां थी वो बहुत अच्छी थी। जबकि अगर मैं आपको सिर्फ केदारनाथ का एग्जाम्पल दूं तो पिछली बार इसी समय तक लगभग 5.5-6 लाख श्रद्धालु आए थे, इस बार 9.5 लाख क्रॉस कर चुके हैं। उसके बाद भी हमारी व्यवस्थाएं वहाँ पर चरमराई नहीं, चाहे वो घोड़े खच्चरों की व्यवस्था हो, चाहे वो डॉक्टरों की व्यवस्था हो, चाहे वो वहाँ पर लोगों को ठहराने की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, कोई भी ऐसे वीडियो सामने नहीं आए जिससे कि कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्थाओं के ऊपर सवाल उठे। लगातार हमारी कोशिश यही है कि चारधाम यात्रा जो है उत्तराखंड के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि पूरा विश्व चारधाम यात्रा में आता है, दर्शन करता है। बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, हेमकुंड साहिब, सबके दर्शन करते हैं लोग, आशीर्वाद लेके जाते हैं। और हम चाहते हैं ये और भव्यता के साथ आगे बढ़े आने वाले सालों में। सरकार इसके प्रति गंभीर भी है, हम व्यवस्थाओं को खड़ा भी करते हैं। और अभी आपने कांवड़ यात्रा की बोली, क्योंकि जब सावन का सीज़न आता है और कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो हमारे चारधाम में भीड़ कम हो जाती है, कांवड़ यात्रा में ज़्यादा होती है। उसकी भी लगातार तैयारी प्रदेश सरकार कर रही है। मुझे पूर्ण उम्मीद है, जैसे पिछली बार 4-4.5 करोड़ का भोले भाई हमारे यहाँ आए थे, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी और उनका स्वागत होगा, भव्य स्वागत भी होगा, और उत्तराखंड से वो माँ गंगा का आशीर्वाद लेके जाएंगे। अच्छा, एक विषय भू कानून को लेकर के ज़रूर रहता है उत्तराखंड में। चाहते हैं लोग कि भू कानून हो। पिछली बार भी हमने देखा कि देहरादून से लेकर दिल्ली तक लोग जुटे भू कानून की मांग को लेकर। क्या लगता है, आप किस तरह से देखते हैं इस रूप? ये देखिए, भू कानून उत्तराखंड की जनता की एक मांग है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया है। लगातार उस पर मीटिंगें चल रही हैं, लगातार उस पर हमारी समीक्षाएं भी हो रही हैं, हमारे डिस्कशंस भी हो रहे हैं। हर बार डिस्कशन होता है कि किस तरीके से इसको लागू किया जा सकता है। देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि कोई भी लॉ जो उत्तराखंड में बनता है वो उत्तराखंड के भले के लिए होना चाहिए, जिससे कि डेवलपमेंट प्रोसेस भी ना रोके, हमारे युवाओं के नौकरियों पे भी असर ना पड़े, उत्तराखंड मुख्य धारा से जुड़ के रहे और यहाँ के लोगों का नुकसान भी ना हो। तो सारे कंसिडरेशंस को देखते हुए एक कानून को मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड सरकार लाएगी, जिससे कि उत्तराखंड के लोगों का भी भला होगा और उत्तराखंड डेवलपमेंट के पाथ पे भी चलेगा। लगातार, क्योंकि समय समय पर कांग्रेस भी ये चुटपुट सवाल जरूर उठाती है कि रोजगार उस तरह से नहीं मिला, क्राइम प्रदेश बन गया उत्तराखंड। तो क्या लगता है, क्या धामी सरकार जिस तरह से काम कर रही है उस दिशा में अच्छा काम हो रहा है? देखिए, अब कांग्रेस का काम विपक्ष में रह के आरोप लगाना है, वो अपना काम कर रहे हैं। सरकार का काम होता है कि वो जनता के बीच में रह के धरातल पे कामों को उतारे, विकास कार्यों को उतारे, युवाओं को रोज़गार से जोड़ने की बात करे, सरकारी नौकरियां निकालने की बात करे, महिला सुरक्षा की बात करे। तो सरकार अपना काम कर रही है, विपक्ष अपना कर रहा है। और अगर विपक्ष की बातों में इतनी मजबूती होती और विपक्ष की बातों से जनता इतनी प्रभावित होती तो चुनाव में ये रिजल्ट नहीं आते। अगर उत्तराखंड की देवतुल्य कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कवायद तेज हो गई है, जिसके तहत भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ताजा मामला उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय का है, जहां खटीमा के शराब कारोबारी से 70,000 की रिश्वत मांग रहे जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा को एंटी करप्शन टीम ने पकड़ लिया है। अब भ्रष्ट आबकारी अधिकारी के काशीपुर स्थित आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई थी कि उन्होंने पिछले साल का अधिभार जमा किया था, तो उसका माल उठाने के लिए 10% के हिसाब से जिला आबकारी अधिकारी द्वारा रुद्रपुर द्वारा मांग की जा रही है रिश्वत की, और वो नहीं देना चाहते हैं। तो आज हमारी टीम द्वारा 70,000 रुपये रिश्वत लेते हुए हल्द्वानी सेक्टर की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है।
रुद्रपुर के काशीपुर रोड पर अलायंस कॉलोनी के सामने अनियंत्रित स्कूल बस ने सड़क किनारे खड़ी महिलाओं को टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां एक महिला की मौत भी हो गई है, जबकि बाकी 5 महिलाओं का इलाज जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भी अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने पूरे हादसे की जानकारी जुटाते हुए बस संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हमें रिपोर्ट हुआ है। आज शाम को अराउंड 5:36 के बीच में ऐसा रिपोर्ट्स आई है, तो टाइमिंग में नॉट बी एग्जैक्ट। तो शाम के टाइम में अलायंस जो फ्लाईओवर है ना, गाबा चौक से निकलते हुए अलायंस फ्लाईओवर है, अलायंस के गेट के सामने अपोजिट साइड में तो कुछ महिलाएं अपना पिपलिया गदरपुर मैतोश मोड़ को जाने के लिए वाहनों का इंतज़ार कर रहे थे। तो उसी तरफ जो है गाबा चौक की तरफ से एक बस है, तथाकथित स्कूल बस होगा, तो एक बस जो है एक आई और प्राइवेट बस है, वो प्राइवेट बस वो आई और सडनली अनियंत्रित होकर तो तुरंत जो खड़े हुए महिलाओं की तरफ जो है वो अनियंत्रित होकर वो गाड़ी चढ़ गए और उस पर जो है तुरंत मौके पर ही एक 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया, जिसके तहत देश के 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया। देश के कितने शहर स्मार्ट हुए कहना मुश्किल है, लेकिन बीते वर्षों में कई बार उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी स्मार्ट सिटी का काम चला, लेकिन आज भी वो काम अधूरा है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक स्मार्ट सिटी के लिए 943 करोड़ 50 लाख का बजट जारी हुआ था, जिसमें अभी तक 740 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। सैकड़ों करोड़ों खर्च करने के बाद भी आज भी काम अधूरा है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून उन 100 शहरों में शामिल है जिसे मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देखा था। बाकी के शहर स्मार्ट हुए या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन देहरादून अब तक स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया, ये पूरी तरह से सच है। पिछले 6 साल से भी ज्यादा समय से स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है। देहरादून स्मार्ट सिटी का कार्य अक्सर विवादों में रहता है। साल 2017 में देहरादून स्मार्ट सिटी कार्य शुरू हुआ था और 2021 तक कार्य पूरा होना था, लेकिन अभी भी कई ऐसे कार्य हैं जो अधूरे पड़े हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने एक बार फिर देहरादून स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। देखिए, केंद्र सरकार ने 25 मार्च तक का समय स्मार्ट सिटी को और बेहतर बनाने के लिए दिया है। मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार बधाई की पात्र है और पुष्कर सिंह धामी जी लगातार स्मार्ट सिटी को बनाने को लेकर के अधिकारियों के साथ वार्तालाप करते हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट पर मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर हमारा स्मार्ट सिटी देहरादून बनने जा रहा है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत सैकड़ों करोड़ रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं। क्या काम हुआ और क्या नहीं, इसे भी समझने की जरूरत है। आइए जानते हैं देहरादून स्मार्ट सिटी के कितने काम पूरे हो चुके हैं और कितने काम अधूरे हैं। इंटीग्रेटेड आउटपुट सीवरेज स्कीम, यह कार्य उत्तराखंड पेयजल निगम कर रहा है। 2017 में स्मार्ट सिटी परियोजना शुरू हो गई थी। देहरादून में सीवरेज का काम दिसंबर 2022 में शुरू हो सका, जिससे जून 2030 तक प्रोजेक्ट पूरा होना था, लेकिन काम अधूरा रहने पर इसे 30 जून 2024 तक पूरा करने का समय दिया गया, लेकिन ये काम पूरा नहीं हो सका। ग्रीन बिल्डिंग परियोजना का काम शुरुआत में जमीन के अभाव में शुरू नहीं हो सका। ऐसे में दिसंबर 2021 में परियोजना पर काम शुरू हुआ, जिसे 3 दिसंबर 2024 तक पूरा किया जाना है, लेकिन 2006 करोड़ रुपए की परियोजना पर अभी करीब 8% काम ही हुआ है। स्मार्ट सिटी के तहत सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जाहिर है कुछ काम अधूरे हैं, तो कुछ पर दावा किया जा रहा है कि काम पूरा कर लिया गया है। जिन कामों के पूरा होने का दावा है उनमें स्मार्ट शौचालय, स्मार्ट स्कूल, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, स्क्रैच बिल्डिंग, मॉडर्न दून लाइब्रेरी, इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट, स्मार्ट वाटर स्काडा, स्मार्ट कूड़ा कलेक्शन वाहन, परेड ग्राउंड सौंदर्यीकरण, स्मार्ट वाटर मीटर। वहीं स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के कई विधायक भी सवाल खड़े कर चुके हैं और लगातार स्मार्ट सिटी को लेकर सवाल होते रहे। ऐसे में एक बार फिर उसको लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस स्मार्ट सिटी को लेकर लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है। बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो मजाक बीजेपी की सरकार ने किया है, उसको लोग पीढ़ियों तक नहीं भूलेंगे। देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मजाक देहरादून के साथ किया है, उसको कई पीढ़ियों तक लोग नहीं भूलेंगे। देहरादून को बर्बाद करके रख दिया। देहरादून का सारा वाटर रिचार्ज सिस्टम ख़त्म कर दिया।
देहरादून के जो फेफड़े थे, देहरादून का जो लंग्स था, जहाँ से सांसें लेता था देहरादून, परेड ग्राउंड, उस परेड ग्राउंड का सत्यानाश कर दिया। उस परेड ग्राउंड में जिस प्रकार से कंक्रीट का निर्माण किया गया, टाइल्स बिछाई गई, वहाँ घास खत्म कर दिया गया, वहाँ कच्ची ज़मीन जो थी जिसमें वाटर रिचार्ज होता था, पूरे शहर का पानी चारों तरफ का उस परेड ग्राउंड में जाता था और पानी रिचार्ज होता था। आज शहर के अंदर पानी की हालत ये हो गई है कि ग्राउंड वाटर लेवल इतना कम हो गया कि ट्यूबवेल सूख गए गर्मियों में। 43 डिग्री सेंटीग्रेड देहरादून का टेम्परेचर कभी नहीं पहुंचा था। क्यों? क्योंकि पूरे शहर के अंदर जो कच्ची ज़मीनें थी उसमें उसके ऊपर आपने टाइल्स बिछा दी। देहरादून के अंदर अंधाधुंध पेड़ों का आपने कटान कर दिया। सरसधारा रोड आपने समाप्त कर दिया। देहरादून के अंदर तमाम सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर आपने पेड़ों के कटान का काम किया, जिसके कारण आज देहरादून का जो नैसर्गिक सुंदरता थी वो समाप्त हुई। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि परेड ग्राउंड का वाटर लेवल खत्म कर दिया गया, शहर की कच्ची जमीन में कंक्रीट का काम कर दिया गया, ईस्ट और वेस्ट कैनाल को अंडरग्राउंड कर दिया, शहर के सारे जल स्रोत खत्म कर दिए गए। प्री मानसून आते ही शहर में जल भराव हो गया। अभी तो मानसून आना बाकी है। पिछले साल जल भराव से हजारों लोग डेंगू की चपेट में आ गए थे और इस बार भी स्थिति वही लग रही है। देहरादून की सारी नहरें पहले ही अंडरग्राउंड हो गई। ईस्ट कैनाल थी, वेस्ट कैनाल थी, दोनों नहरें जो शहर के बीचों बीच बहती थी वो नहरें अंडरग्राउंड कर दी। सारी गूलें समाप्त हो गई। देहरादून के अंदर जो रायपुर की नहर थी उसको आपने अंडरग्राउंड कर दिया। देहरादून के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पर जो बर्बादी हुई है, मैं समझता हूँ कि अब उस बर्बादी में राज्य की सरकार ने फिर दोबारा से उसका समय बढ़ा दिया। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने अब आप समय बढ़ा करके क्या करेंगे? देहरादून में आधे घंटे की बरसात में पूरा शहर जलमग्न हो गया। अभी तो प्री मानसून है, अब जुलाई आज शुरू हुआ है और आज से बरसात शुरू हो रही है पूरे पहाड़ों में। लेकिन प्री मानसून बरसात में देहरादून के अंदर प्रिंस चौक हो, देहरादून के अंदर बंजारा वाला हो, देहरादून के अंदर सहारनपुर रोड हो, देहरादून के अंदर राजपुर रोड हो, देहरादून के अंदर घंटाघर चक्राता रोड हो, डीएल रोड हो, कर्णपुर हो, कोई इलाका आप ले लीजिए, सारे इलाकों में जल भराव 1 घंटे की बारिश में। तो पूरे शहर के अंदर जो हालात स्मार्ट सिटी के नाम पर है, अभी आप पूरी बरसात होने दीजिए, उसके बाद आपको पता लगेगा। इस जल भराव के कारण पिछली बार इसी स्मार्ट सिटी में डेंगू का प्रकोप हुआ था। सैकड़ों लोग यहाँ पर हताहत हो गए थे, हजारों लोग बीमार पड़े थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी। दोबारा से वही हालत हो रही है, अस्पतालों में डेंगू के मरीज आने शुरू हो गए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता कमलेन रमन का कहना है कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लगभग 80 से 90% पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ काम जैसे स्मार्ट सड़क, चाइल्ड फ्रेंडली सिटी, ग्रीन वैली का काम रह गया है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने 25 मार्च तक का समय दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार जल्द ही स्मार्ट सिटी के काम को पूरा कर देगी, इसलिए मुख्यमंत्री स्वयं अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर हमारा स्मार्ट सिटी देहरादून बनने जा रहा है। अभी हमारा 80% काम लगभग पूरा हो चुका है। उसमें कुछ कार्य हमारे बाकी हैं, जैसे स्मार्ट रोड है, हमारा चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट का कार्य है, सीवर लाइन है, जो थोड़ा बहुत हमारा काम रह गया, वो भी बहुत जल्द इसमें पूरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर और भव्य देहरादून स्मार्ट सिटी आपने देखी होगी कि बहुत ही सुंदर। तमाम हमारा जो क्षेत्र हमारी ग्रीन बेल्ट को और बेहतर बनाने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार इस वक्त प्रदेश में इस देश को, देहरादून को, इस राजधानी को सुंदर बनाने के लिए उन सभी अधिकारियों के साथ बैठ करके इन सारे प्रोजेक्ट पर मंथन और विचार करती है और आने वाले समय में बहुत ही जल्द आपको दिखाई देगा कि स्मार्ट सिटी बहुत सुंदर होगी। केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने 25 मार्च तक का इसमें समय दिया है। देहरादून स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर एक और जहां विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के कई विधायक भी इस पर सवाल खड़े कर चुके हैं। तीसरी बार स्मार्ट सिटी परियोजना की समय अवधि बढ़ाई गई है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि मार्च 2025 तक देहरादून के लोगों का स्मार्ट सिटी का सपना पूरा होता है या फिर यह ख्वाब ही रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।